सा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है। रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। आप सभी का एक बार फिर इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा आज की हमारी ऑडियंस के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाउसवाइफ्स, यानी वो महिलाएं जो अपना घर परिवार चलाती हैं। उनके साथ कुछ पति भी हैं जो खाना बनाने के शौकीन हैं, और उसके साथ साथ कुछ नौजवान भी हैं जो अपनी केटरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। यानी कि सभी वो लोग हैं जिनका ताल्लुक खाना खिलाने के साथ है। हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कि आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार के लिए खुद अपने हाथों से हर रोज खाना बनाती हैं? वाह, क्या बात है। इसका मतलब आप सब बहुत ही खास ख्याल रखती हैं अपने परिवार का, उनकी सेहत का। अच्छा, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद बाजार जाती हैं सब्जियां खरीदने, शॉपिंग करने, घर का जो खाने का सामान है वो खरीदने? सभी? अरे वाह, इसकी क्या वजह है, मुझे बताइए। हाँ बताइए। हम खुद शॉपिंग इसलिए जाते हैं कि हम क्वालिटी चेक कर पाएं। जैसे सब्जियां अगर हो तो ताज़ा हो, फ्रेश हो। ये सही कहा आपने। तो फ्रेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेश होने से न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि कौन से जो खाने के आइटम हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं? हाँ बताइए। सबसे बेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ खाने में मुझे ज़्यादातर फ्रूट्स होने चाहिए। वो जवार रहता है, नाचनी सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए, तो बहुत बेस्ट है नाचनी। मैं तो रोज ही देती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है, और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज़्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड से 400% ज्यादा, और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च की? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है, और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े, और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें माँ के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है।
कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर मोहन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में हमने बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखे हैं और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वाकई वहाँ ये सब हुआ है? मैंने जब कासरगोड में डॉक्टरी शुरू की तब मैंने देखा कि ज्यादातर सभी घरों में ऐसे पेशेंट थे जो एक लंबे अरसे से बीमार थे। क्रॉनिक पेशेंट्स थे। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेरेब्रल पॉलिसी, दिमाग का लकवा, मानसिक बीमारियां, मिर्गी के दौरे, बच्चों में विकलांगता। एक दूसरी चीज, महिलाओं में मिसकैरेजेस यानी गर्भपात। ऐसा भी हुआ है कि एक ही महिला का 10 बार गर्भपात हो गया। 10 बार? कुछ तो यकीनन वहां पर गलत हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बीमार लोग, और वो भी इतने छोटे से इलाके में। ये सभी मरीज 2 छोटी छोटी नदियों के किनारे पे बसे हुए थे, जहां पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का प्रदूषण नहीं था। फिर इतनी बीमारियां क्यों आईं, समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस सब के पीछे एंडोसल्फान है। मुझे बताइए डॉक्टर मोहन, इस इलाके में कितने लोग इस वजह से पीड़ित हैं? कम से कम 5,000 से ज्यादा जेन्युइन केसेस हैं। 5,000? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 1976 से कासरगोड में हेलीकॉप्टर से ये स्प्रे होना शुरू हुआ। दरअसल स्प्रे करने के 15 दिन तक प्लांटेशन एरिया में पैर भी नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि आसपास के रास्तों से भी नहीं गुजरना चाहिए। स्प्रेइंग के बाद? जी, स्प्रे करने के बाद आसपास के सभी रास्ते बंद होने चाहिए। ये सारे नियम उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखे हुए हैं। सभी नियमों को ताक पे रख के उन्होंने सन 1976 से सन 2000 तक लगातार बिना रुके जहरीला स्प्रे 25 साल? जी, 25 साल लगातार। तो लाखों लीटर स्प्रे हुए? हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने हिसाब भी लगाया था कि 22 लाख लीटर एंडोसल्फान 15,000 एकड़ के ऊपर उड़ेला गया। जी जी। मुझे बताइए कि जब आपको समझ में आया कि ये सब पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग की वजह से हो रहा है और आपने उनको बताया, ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला, जो एक सरकारी कंपनी है, वो इसके लिए जिम्मेदार। वो ये स्प्रेइंग करवा रही थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा आपसे? वो पुलिस को लेकर आए और जहां हम विरोध कर रहे थे उस जगह से हमें हटा दिया। पुलिस ने हमें वहां से भगा दिया। लेकिन ये स्प्रेइंग बंद हो गया? जी। तो फिर स्प्रेइंग क्यों बंद किया? कोर्ट के ऑर्डर से। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर की वजह से बंद किया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो बहुत बदमाश लोग हैं। एक दिन 2 जीप भर के वो लोग मेरे क्लिनिक आए। कुछ 10-15 लोग थे, मेरे साथ मारपीट करना चाहते थे, मुझसे हाथापाई करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनके डॉक्टर को गुंडे मारने आए हैं, तो 10 मिनट में ही सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए। आपको बचाने? जी, मुझे बचाने के लिए। आपके लिए जिंदगी कैसे थी डॉक्टर साहब? उस इलाके में रहकर जब रोज आप इस तरह के पेशेंट्स देखते थे, आप पर क्या बीतती थी? लोगों का दर्द देखकर अक्सर आंखें भर आती थीं। कई बार ये ख्याल आता था कि मैं यहाँ से शहर चला जाऊं, लेकिन अपने पेशेंट्स की तकलीफ जैसे मुझे रोक लेती थी, खींच लेती थी। उन्हें छोड़ के कैसे जाता? नहीं जा सकता था। सॉरी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस जहर ने इंसान ही नहीं, जानवरों को भी नहीं बख्शा। उस इलाके के पशु पक्षी, जीव जंतु, मेंढक, मछलियां सभी खत्म हो गए थे। लेकिन सन 2000 में जब से ये स्प्रे बंद हुआ है,
धीरे धीरे सभी पशु पक्षी वापस आ रहे हैं, हवा पानी में काफी सुधार हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बीमारियां हो रही थी लोगों को, ये जो बच्चे अबनॉर्मल पैदा हो रहे थे, उसमें फर्क आया ये स्प्रेइंग बंद होने के बाद? खुशी की बात यह है कि पिछले 4 सालों में पूरे इलाके में जन्मजात विकृति का एक भी केस मेरी नज़र में नहीं आया है। और ये जो बच्चे गिर रहे थे अपने आप, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, वो केसेस भी बिल्कुल कम हो गए हैं। डॉक्टर मोहन, आपने बहुत साहस दिखाया है, बड़ी हिम्मत दिखाई है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में माँ के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और माँ के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना ये है। मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ। ये इसलिए ज़्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर होएगा ही नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं। वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कविता कुरुगंती, जो आशा यानी अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए, ये जो हमने वीडियो में देखा कि किसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए अलग खेती कर रहा है और बाजार में बेचने के लिए अलग खेती कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे आपने सिर्फ 3 किसानों की छोटे क्लिपिंग्स देखा है, मगर लाखों किसान ऐसे हैं इस देश में जो ऐसे ही करते हैं। जी, जी, और जी। मैं किसानों को दोषी नहीं ठहराऊंगी इस बात की, क्योंकि किसान बहुत अलग अलग दबाव में वो अपना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेस्टिसाइड्स तो किसानों ने इन्वेंट नहीं किया है, ये किसी और का क्रिएशन है। उनको बताया गया है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका उत्पादकता जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में ये पेस्टिसाइड के इशू को लेकर या केमिकल फार्मिंग के इशू को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं? पहला मुद्दा ये है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है।
और कहीं वो अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में चलते हैं? ऐसे 67 पेस्टिसाइड्स इंडिया में है, ये सरकार का आंकड़ा है। और दूसरी बात तो है क्यों बाहर क्यों बैंड है ये 67? या तो हेल्थ ग्राउंड्स पे या एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पे वहाँ पे बैन किए गए हैं। हेल्थ ग्राउंड मतलब सेहत के लिए अच्छे नहीं है, सेहत के इसलिए लिए बैंड अच्छा नहीं है। और जो इंडिया में भी बैंड है, कई साल पहले जो बैन हुए थे, वो पेस्टिसाइड्स अब भी वो हमारे खाने में रेसिड्यूज बन के अभी भी वो आते हैं वो खाने में हमारे। तो कैसे? वो ऐसे कैसे? क्योंकि उनका परसिस्टेंस ऐसा है। दूसरा मतलब वो ये हो बैंड सकता है, उनका इस्तेमाल आजकल नहीं होता, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं कि वो मट्टी में पानी में घुल मिल गए हैं और वो आज भी हमें हमारे पेट में जाते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज भी वो खेती में कैसे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा रेगुलेशन के ऊपर हमारा ध्यान लेके जाता है। तो ये अवशेष जो कीटनाशक जहर है जो खेती में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो वही नहीं रहने वाले हैं, आपके खाने में आने वाले हैं। वो अवशेष की जो जांच अलग अलग लोगों ने की है, उसके आंकड़े में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। 2001 में एक सरकार का ऐसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू को मॉनिटर करने का ही एक देश भर में एक प्रोजेक्ट चलता है। 2001 में उन्होंने पाया है कि 61% ऑफ द सैंपल्स वो प्रदूषित थे और उसमें से लगभग 11% जो सरकार एक लिमिट को सेट करती है कानूनन, उससे ज्यादा इनमें पाए गए हैं। उसके बाद इस देश में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी भी सेटअप की गई थी। उसके बाद के जो सरकार के आंकड़े हैं बहुत कम दिखाने लगे कि अब प्रदूषित नहीं है और लीगल लिमिट है। उससे ज्यादा वाले सैंपल्स बहुत कम है, सिर्फ 2% है। मगर आप देखेंगे 2003 में ही IARI जो सरकार का एक प्रीमियर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये जांच करके बताया कि उनके सभी सैंपल्स कंटामिनेटेड है, सब पूरे उनके सैंपल्स प्रदूषित है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड से एक्सपोज्ड है। इसका मतलब है जो खा रहे हैं एक पेस्टिसाइड नहीं है, अलग अलग पेस्टिसाइड्स मेरे अंदर जा रहे हैं। वो एक का असर एक होता है, दूसरे का दूसरा होता है, लेकिन जब 10-25 अंदर होते हैं तो वो सब मिल के वो हमारे शरीर में क्या उधम मचा रहे हैं उसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट बोल के दिल्ली का एक ग्रुप है, उन्होंने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया कि अगर हम सीमा के नीचे भी अगर अवशेष पाते हैं और ऐसा दिन भर कम अवशेष वाला खाना भी खाते हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है क्या? और उन्होंने ये पाया है कि एक पूरे दिन में आपका एवरेज डाइट जो होता है, जो आप एक दिन में खाएंगे तो एक दिन में जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक बोल के एक मापदंड होता है, उससे 400% ज्यादा, 500% ज्यादा हम लोग अंदर ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। जो लिमिट तय किया गया है हर सब्जी के लिए, हर चीज के लिए, उसके अगर अंदर भी हम रहें और वो खाना खाएं जिसमें वो लिमिट के अंदर है वो पेस्टिसाइड, जब दिन भर में हम खाना खा लेते हैं कि सब्जी भी खाई, रोटी भी खाई, चावल भी खाया, दाल भी खाया, दूध भी पिया, तो उसमें जो टोटल पेस्टिसाइड है वो दिन भर का जो लिमिट होता है उससे 400% ज्यादा है। और यही मतलब ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है। और जो पेस्टिसाइड जिस कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1% से भी कम उसके ऊपर जाके गिरता है। बाकी जो 99% से ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है, जो जहर है, वो हमारे ही पर्यावरण में, हमारे ज़मीन में, हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारे हवा में और हमारे अंदर ये सब जा रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो 99% है उसका असर कुछ नहीं होगा, ये सही नहीं है। मतलब जो चीज़ इतनी खतरनाक है उसके 1% से कीड़ा मर सकता है, तो जाहिर है वो खतरे की चीज़ है और उसका बहुत ही खतरनाक असर होगा हर चीज़ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का कविता जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा पिछले 50 सालों से जयपुर में डॉक्टर रह चुके हैं और सेहत पर जो पेस्टिसाइड्स का असर होता है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। डॉक्टर काबरा, बताइए आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती हैं, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा
और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ। पूरी ऊपर से खोपड़ी खुली रहती है, दिमाग बना हुआ नहीं रहता है। इसका पेस्टिसाइड के साथ क्या संबंध है? हमें मालूम है कि ये फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से ये होता है। अच्छा, अब सवाल ये था कि इन महिलाओं के अंदर कमी क्यों हो रही है? तो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फोलिक एसिड रोधक हैं, फोलिक एसिड को खत्म करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे एनवायरनमेंट्स में से उन महिलाओं को मिल रहे थे। जैसे राजस्थान के अंदर उस टाइम हमने जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि एक साल के अंदर कम से कम भी 5000 ऐसे बिना दिमाग वाले मस्तिष्क विहीन बच्चे पैदा होते हैं खाली राजस्थान के अंदर। आप कुछ तस्वीरें भी लाए हैं जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें, ये देखिए मस्तिष्क विहीन बच्चा है जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं बना है, दिमाग बाहर निकला हुआ है। दूसरी जो तस्वीर जिसको कि मेनिंगोमाइलोसिल कहते हैं, इसके अंदर नीचे का जो भाग है वो खुला हुआ है, रीढ़ की हड्डी का भाग खुला हुआ है, और इस बच्चे का नीचे का भाग पूरा का पूरा पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है पूरा का पूरा। तो ये दुनिया से अगर हम इसकी तुलना करें, बाकी जगहों से तुलना करें, तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं हमें? हमारे यहाँ दर विश्व में सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा हमारे है। दूसरा जो हमने पंजाब के अंदर एक जगह की स्टडी करी तो हमने देखा कि वहाँ की जो जन्मजात विकृतियां हैं उनके अंदर ये जननांगों की जो विकृतियां हैं वो बहुत ज़्यादा है। जन्मजात विकृतियां जिसके अंदर के लिंग पूरा नहीं बनता है, उसका जो पेशाब का रास्ता है वो गलत है, उसके अलावा उसके अंदर देखा कि मल का द्वार ही नहीं खुला है। तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये पेस्टिसाइड के साथ जुड़ी बातें? वहाँ वो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जिनका हमें मालूम है, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक माने ये जो हैं जो गर्भ के अंदर ये विकृति कर सकते हैं, जिनके हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। और हमने देखा कि वहाँ के जो आज वो एरिया था उसमें ये इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ। और वो एरिया था जहाँ पर कि अभी हम सारी हरी सब्जियों की और इनकी बात कर रहे थे, वो एरिया था जहाँ पर कि सब्जियाँ उगा करके और दिल्ली तक भेजी जाती है। और ये देखिए कि जब हमें मालूम है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये टेराटोजेनिक है, ये विकृति कारक हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं और हम उनको प्रचुर मात्रा में काम में ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काबरा हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, ये पेस्टिसाइड का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कब और कैसे ये हमारे खाने में आने लगे, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।